हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस को मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से देखे होंगे। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, जो कि है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे दोस्त हैं और किस प्रकार हम इन्हें दुश्मन भी मानते हैं। तो दोस्ती और दुश्मनी ये चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे ये एक साथ हम इनके साथ लिंक कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, फूड पॉइजनिंग, और इन चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फूड पॉइजनिंग से कि फूड पॉइजनिंग होती क्या है। तो आइए देखते हैं। फूड पॉइजनिंग को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज फूड बॉर्न इलनेस। यानी कि जो बीमारियां फूड से रिलेटेड हैं, जिसका ओरिजिन फूड से हुआ है। कैसे फूड से? जो कंटामिनेटेड फूड है, यानी जो दूषित फूड है, जो कंटामिनेट हो गया है फूड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन फूड आइटम्स को ख़राब कर दिया। ऐसे फूड आइटम्स को हम क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड फूड। तो फूड कंज्यूम करने से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? फूड बॉर्न इलनेस। तो फूड पॉइजनिंग क्या है बच्चों? ऑल्सो नोन एज फूड बॉर्न इलनेस कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड। ये किसकी वजह से होती है? कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से होती है। और बेवरेजेस, यानी कि ऐसे फूड आइटम्स या तो सॉलिड हो या तो वो लिक्विड के फॉर्म में हो। बेवरेजेस यानी कि ये पेय पदार्थ, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, बहुत तरह के जूस हो गए। आपने कोई ऐसा जूस पी लिया जो ख़राब था, जो उसमें पॉल्यूटेड था, कंटामिनेटेड हम उसे बोल सकते हैं। पॉल्यूटेड शब्द यहाँ ठीक नहीं होगा। तो कंटामिनेटेड हो, उसमें बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो ऐसे फूड को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कंटामिनेटेड फूड। दिस कंटामिनेशन कुड बी ड्यू टू बैक्टीरिया। ये कंटामिनेशन किसकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। ये किनकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर पैरासाइट्स की वजह से। इट अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे अफेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में तरह तरह की बीमारियां करेगा और हमारे सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। एंड कैन कॉज सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एंड डायरिया। और ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में जब कंटामिनेटेड फूड हम कंज्यूम करेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या सिम्टम्स आएंगे? हमें नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, स्टमक पेन एंड डायरिया। हमारा पेट से रिलेटेड, हमारी स्टमक से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेस हैं वो सब होने लगेंगी। तो ये सारे लक्षण हो गए, ये सारे सिम्टम्स हो गए कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने से। और जब ये सारे लक्षण आने लगेंगे, जब आपकी बॉडी इन सारे सिम्टम्स को शो करने लगेगी, तो आप क्या बोलेंगे कि हमें तो फूड पॉइजनिंग हो गई, हमें क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ये सिम्टम्स जब आने लगेंगे, और स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर यदि आप कंज्यूम कर रहे हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स को, उसके बाद आने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसीलिए अच्छे और हेल्दी फ्रूट्स को खाने चाहिए, अच्छी सब्जियां खानी चाहिए, और हमें प्रॉपरली कुक्ड अच्छी तरह से कंज्यूम करना चाहिए फूड को। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंटामिनेटेड फूड, उसके बाद क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पॉइल कर देंगे, उसे ख़राब कर देंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन्हें स्पॉइल कर दिया, फूड को, स्पॉइल फूड। और जब हमने कंज्यूम किया इन फूड आइटम्स को, हमें क्या आएगा? सिम्टम्स। हमें सिम्टम्स आने लगेंगे, लक्षण आने लगेंगे। कैसे सिम्टम्स? इस तरह के, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, इस तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे। और इसके बाद क्या होगा? हम कह सकते हैं कि हमें डिसीज़ होगी, बीमारी होगी, या तो फूड पॉइजनिंग,
या फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया फूड पॉइजनिंग के बारे में। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं और हम कैसे फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि फूड आइटम्स को कैसे हम सेफली और उन्हें अच्छी तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं, उन्हें हम ख़राब होने से बचा सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम नई हेडिंग डालते हैं और शुरू करते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि हम देखेंगे कुछ कॉमन मेथड्स जो हमारे आसपास हम उन्हें यूज़ भी करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कुछ कॉमन मेथड्स जिनके थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड्स से हम शुरू करते हैं। केमिकल मेथड से हम शुरू करते हैं। मेथड्स में हम देखते हैं सबसे पहले केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में बच्चों हम देखते हैं सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स। आपने देखा होगा जब भी आपकी मम्मी, आपके दादी जब भी अचार डालती हैं तो सॉल्ट का यूज करती हैं और वो ऑयल का यूज करती हैं, जैसे कि सरसों ऑयल हो गया, सॉल्ट में हो गया आपने। तो इन चीज़ों का यूज क्यों करती हैं? क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? जो प्रिजर्व करे। ऐसे केमिकल्स जो हमारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करे उन्हें हम प्रिजर्वेटिव बोलेंगे। तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स। ये कॉमन केमिकल्स हैं। एडिबल ऑयल भी केमिकल है एक, और सॉल्ट भी एक केमिकल है। तो जनरली यूज्ड इन आवर होम्स, ये हमारे होम में, हमारे घर में ये जनरली सामान्यतः ये यूज किए जाते हैं। दे आर प्रिजर्वेटिव, और ये क्या हैं? ये प्रिजर्वेटिव हैं। तो आपको यदि कोई पूछे कि भाई प्रिजर्वेटिव क्या है, आप प्रिजर्वेटिव को कैसे बताएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जो चीज़ हमें प्रिजर्व करने के लिए यूज करें हम, जैसे कि सॉल्ट और एडिबल ऑयल, हम इनका यूज करते हैं फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें हम बोलेंगे प्रिजर्वेटिव्स। तो आप बता सकते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स। एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि विनेगर हो गया, वो कैसा है? एसिटिक एसिड उसे हम बोलते हैं। तो सॉल्ट का या फिर हम एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर का यूज करते हैं टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि उस पर फंगस ना लगे। अगर आप विनेगर का यूज़ नहीं करेंगे, सॉल्ट का यूज़ नहीं करेंगे, तो उस पर फंगस का अटैक आ जाएगा। वाइट कलर के फंगस अपनी कॉलोनी बना लेंगे और वो ख़राब कर देंगे उसको, पिकल को, अचार को। इसलिए हमें इनका यूज करना चाहिए। फिर बच्चों इसके कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉल्ट और एडिबल ऑयल तो हो ही गया कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। उसके अलावा एक प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसके बारे में आप हर क्लासेस में एक्स्ट्रा डिटेल जाननी हो तो आप पढ़ भी सकते हैं। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं और ये यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड इन जैम्स एंड केचप्स। और हमारे जितने भी जैम हैं, फ्रूट जैम हैं, जिन्हें आप ब्रेड के साथ खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और केचप हो गए, हमारे टोमेटो केचप्स हो गए, उनको हम लंबे समय तक, उनकी सेल्फ लाइफ यानी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब ना हो, वो अच्छी तरह से उनकी फ्रेशनेस बनी रहे, वो हमेशा जब भी आप लंबे टाइम तक उन्हें यूज कर सके, इन चीज़ों के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। और ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हो गए। और आप इन्हें सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को भी प्रिजर्वेटिव बोल सकते हैं। इसके बाद हम और भी मेथड्स देखते हैं प्रिजर्वेटिव के। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी जो हम नमक यूज करते हैं अपनी फूड आइटम्स में, हम अपनी डेली यूज़ में लाते हैं, उसके यूज़ करके कैसे हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। उसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश एंड फॉर एजेस। हम पूरी तरह से यहाँ पर जो भी नोट्स बना रहे हैं वो NCERT बेस्ड है, यानी कि हम पूरी तरह NCERT लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं, कोई भी आपको पॉइंट मिस नहीं होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर
एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स मेंशन है। यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। एजेस का क्या मतलब हुआ कि बहुत लंबे समय तक, जिसे बोलते हैं कि युगों युगों तक, है ना, सालों साल। तो हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट का यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए मीट और फिश को। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू प्रिजर्व माइक्रोब्स। यानी कि माइक्रोब्स को से हमें बचाने के लिए अपने फूड आइटम्स को हम क्या करते हैं, मीट और जो फिश है, मछली है, जिसे हम लंबे समय तक हमें स्टोर करना है, उस पर क्या है, हम उसको ड्राई सॉल्ट यानी हम सूखे नमक जिसमें मॉइस्चर ना हो, मॉइस्चर रहेगा तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, उसके साथ बैक्टीरिया मॉइस्चर में रहेंगे, इसलिए हमें ड्राई सॉल्ट का यूज करना है। किसे कवर करने के लिए, मीट और फिश को, ताकि हम माइक्रोब्स से बच सकें, हम अपने फूड आइटम्स को प्रिवेंट कर सकें। सॉल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड। यानी वो भी यही बात बोल रहे हैं कि सॉल्टिंग यानी कि उस पर सॉल्ट का हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यानी नमक को हम मिलाना, हम जिसे बोल सकते हैं सॉल्टिंग। तो इसका यूज करके हम प्रिजर्व करते हैं आंवला, कच्चे आम और टैमरिंड यानी इमली। तो ये पॉइंट इसके प्रिजर्वेशन के बारे में कि हम कॉमन सॉल्ट का यूज करके कैसे चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। यानी कि हम शुगर का यूज करके, शक्कर का या फिर हम चीनी का यूज करके कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैसेस। यानी जो भी जैम है, जेली है, स्क्वैसेस है, सबको हम प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, शुगर का यूज करते हैं। शुगर करता कैसे है इनको प्रिजर्व, शुगर क्या करता है, शुगर रिड्यूसेस दी मॉइस्चर कंटेंट। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है। यानी कि यदि मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो वो कम कर देगा, उसको ड्राई कर देगा। मॉइस्चर जितना ज़्यादा रहेगा चीज़ें उतनी ज़्यादा वेट रहेंगी, और जितनी वेट रहेंगी, चिपचिपी रहेंगी, गीली रहेंगी, उसमें माइक्रोब्स लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये क्या करता है, शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की रोकथाम करना, किसी चीज़ को कम करना, दबा देना। तो ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको कम कर देता है। विच स्पॉइल फूड, जो बैक्टीरिया हमारे फूड आइटम्स को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं, उनकी ग्रोथ को ये सप्रेस कर देता है, दबा देता है, कम कर देता है, और उसके थ्रू हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि जैम्स हो गया, जेली हो गया, स्क्वैसेस हो गया, वो मीठी चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं शुगर का यूज करके। इसके बाद हम देखते हैं और भी प्रिजर्वेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। फूड प्रिजर्वेशन का हम तीसरा मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड है बच्चों प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड शुगर। यानी कि कैसे हम ऑयल्स और शुगर का यूज करके हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं। तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। यानी कि जब भी हम ऑयल्स एंड विनेगर का यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे फूड आइटम्स के स्पॉइलेज को, यानी कि उसके ख़राब होने को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स एज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। क्योंकि बैक्टीरिया इस इन्वायरमेंट में रह ही नहीं सकते। जब हम अपने पिकल्स में, अपनी अचार में हम ऑयल डालेंगे, विनेगर का यूज करेंगे जो कि एसिटिक एसिड भी कहलाता है, तो हम इसके थ्रू अपने बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स हैं इनकी ग्रोथ को हम इनहिबिट कर देंगे और इन्हें हम ख़राब होने से अपने फूड आइटम्स को बचा सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट, इस तरह का इन्वायरमेंट जहाँ पर ऑयल और विनेगर बहुत मात्रा में, अच्छी खासी क्वांटिटी में रहे, तभी हम अपने बैक्टीरिया को, इसको हम, तभी हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। इसके एग्जाम्पल्स हो गए, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना रहे हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बच्चों, आप इसको भी ऐड करिए अपनी नोट्स में, कि हीट एंड कोल्ड मेथड। यानी कि हीट का यूज करके और हम कोल्ड का यूज करके। इसका क्या मतलब हुआ, हीट एंड कोल्ड मेथड का क्या मतलब हुआ कि हम हीट का
यानी टेम्परेचर का यूज करके हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का यूज करके कैसे हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं। इसमें है बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक सेंटेंस है कि बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉइलिंग के थ्रू हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को हम किल कर देते हैं, उन्हें हम समाप्त कर देते हैं। जैसे कि मिल्क बॉइलिंग, यानी जब भी हम अपने मिल्क को बॉईल करते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे कि हम कितने टेम्परेचर और कितने देर तक हम उन्हें बॉईल करते हैं और क्या प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस पास्चराइजेशन कहलाती है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जाम्पल है मिल्क। जब भी हम मिल्क को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, उसे हम हाई टेम्परेचर में उबालते हैं, तो उसके अंदर के जो भी माइक्रोब्स रहते हैं वो किल हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, और इसी तरह हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर्स में, अपने फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर जो है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसे कम कर देता है, या फिर उसे बहुत ही उसको एक तरह से रोक देता है। इसलिए लो टेम्परेचर में हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं चीज़ों को, अपने फूड आइटम्स को, और हाई टेम्परेचर का यूज़ करके हम चीज़ों को बॉईल करते हैं। जब भी आप वेजिटेबल्स बॉईल करते हैं, जब भी आप कुक्ड फूड खाते हैं, तले हुए, और जो भी आप पके हुए फूड आइटम्स खाते हैं, तो उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स रहता है वो किल हो जाता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप तली हुई चीज़ें, मतलब कि उबली हुई चीज़ें खाइए, क्योंकि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और आप एक अच्छे हेल्दी डाइट कंज्यूम करेंगे। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। पास्चराइज्ड मिल्क जो भी है, जो भी पैकेट वाले मिल्क आते हैं, जो भी पैकेट में मिल्क मिलता है, आप मार्केट से लाते हैं, वो पहले से ही पास्चराइज्ड रहता है। उसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है पास्चराइज्ड का। तो वो कंज्यूम किया जा सकता है विदाउट बॉइलिंग। हम उन्हें बिना उबाले ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। क्योंकि जो भी पास्चराइज्ड मिल्क रहता है, जो भी पैकेट के दूध आप लाते हैं, दूध की थैलियाँ लाते हैं, वो पास्चराइज्ड रहती हैं। यानी कंपनी उन्हें क्या करती है, पहले से ही उनके अंदर जो भी माइक्रोब्स रहते हैं वो किल करके हमें फिर दूध को, उस मिल्क को पैकेट में भरती है और हमें फिर सेल करती है, ताकि हम लंबे समय तक उन्हें ताकि क्या करे कंपनी की लंबे समय तक, और क्योंकि मिल्क को पहुंचाने में टाइम लगता है और मिल्क ख़राब हो सकता है, इसलिए उसे लंबे समय तक उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है कि उसके अंदर पास्चराइजेशन करती है, ताकि माइक्रोब्स जो हैं किल हो जाएं। तो ये चीज़ें हमने 4 पॉइंट्स हमने केमिकल मेथड्स से लेकर के हम ऑयल एंड शुगर के बारे में देखा कि, और हीट एंड कोल्ड मेथड, ये सब चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पास्चराइजेशन क्या होता है अगली स्लाइड में। अगली हम इसे इरेज करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं पास्चराइजेशन के बारे में। अब देखते हैं पास्चराइजेशन के बारे में कि ये क्या होता है और इसे किसने डिस्कवर किया। पास्चराइजेशन को डिस्कवर किया किसने? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, इसकी खोज की। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, मिल्क को हम जनरली पास्चराइज से समझते हैं, क्योंकि हम कॉमनली मिल्क को ही हम अपने आसपास इस चीज़ों को समझते हुए आसानी से देखते हैं। और वैसे तो पास्चराइजेशन बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में आसानी से समझने के लिए हम मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क इज़ जनरली पास्चराइज्ड, यानी कि पास्चराइज्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर तक बॉईल किया, उसे हमने गर्म किया एट 70 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर तक हमने मिल्क को बॉईल किया। कब तक? 15 to 30 सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स के लिए 15 से लेकर 30 सेकेंड्स तक टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इस सेकेंड तक हम मिल्क को बॉईल करेंगे। जब भी वो बॉईल हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी माइक्रोब्स थे, वो किल हो जाएंगे।
फिर हम उसे कूल कर देंगे, देन कूल्ड एंड स्टोर्ड। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। आप जब भी देखे होंगे कि जब भी आप मिल्क को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो वो टाइम लेता है, थोड़ा सा उसे टेम्परेचर गेन करने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। जब भी 70 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर आ जाएगा तो वो मिल्क आप देखे होंगे कि ऊपर आने लगता है। जब भी जिस भी बर्तन में आप मिल्क को उबालते हैं, दूध को उबाल रहे हैं, तो मिल्क ऊपर आने लगेगा। इसका मतलब क्या है, मिल्क बॉयल हो गया, इस टेम्परेचर तक मिल्क जो है पहुंच गया, उसका टेम्परेचर मिल्क का इतना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त जो है तो 15 से 30 सेकंड का ही टाइम हमें पर्याप्त होता है उसको बॉईल करने के लिए और उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो किल करने के लिए। फिर हम अपनी गैस बंद कर देंगे और उसे कूल करके स्टोर कर लेंगे, क्योंकि स्टोरेज भी ज़रूरी है और उसे कूल करना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि हम लंबे समय तक उसे यूज कर सकें। अगर हम ऐसे ही खुले में स्टोर कर देंगे बिना किसी चीज़ के ढके या बिना रेफ्रिजरेटर के रखे, फ्रिज में बिना हम रखे ऐसे ही रख देंगे, तो वो क्या है कि वो फिर से मॉइस्चर उसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे और ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें उसे स्टोर भी करना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस थी जिसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। और बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और ये लाइन आप मेंशन कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को करने से जो भी माइक्रोब्स थे उनकी ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये पास्चराइजेशन तक हमने अभी तक देख लिया। इसके बाद स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज भी ज़रूरी है। हमने सारे तरीके तो जान लिए कि कैसे प्रिजर्व करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि स्टोर कैसे करना है चीज़ों को। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमारा फिर क्या मतलब। हमने किसी चीज़ को सैनिटाइज तो कर दिया लेकिन हमें उसे सुरक्षित स्टोर करना ही नहीं आता, तो फिर क्या मतलब। इसलिए हमें स्टोरेज भी जानना चाहिए। इसका एक सिंपल सा आप समझिए कि स्टोर एंड सील इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोर करना है और सील करना है, यानी कि उस पर आपको अच्छी तरह से पैक कर देना है, सील लगा देनी है और उसे एयर टाइट कंटेनर में, ऐसे कंटेनर्स में, ऐसे बर्तन में, ऐसे डिब्बों में हमें रखना है जिस पे हवा जो है तो ना आए, वो डिब्बा अच्छी तरह से पैक्ड रहे, उस पर हमें स्टोर कर देना है। तो इस तरह से हम अपनी फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। फूड प्रिजर्वेशन और फूड पॉइजनिंग इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जो कि इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में डिटेल्ड में आपको समझाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।